ओके, इस पे चले नेक्स्ट पे, टेंजेंशियल पे। टेंजेंशियल का मीनिंग क्या होता है? टेंजेंशियल का मीनिंग क्या होता है? ये दिखाइए रजिस्टर अपना। देखो भाई, टेंजेंशियल का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे भी कोई बुक होगी तो उससे भी काम चल जाएगा हमारा। नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं है। टेंजेंशियल का मतलब होता है अलोंग द टेंजेंट। नॉर्मल का मतलब है नॉर्मल। अगर मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूँ तो इसका मतलब है नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, इसको ऐसे प्रेस करने से मुझे नहीं पता कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, बट इसको किस तरह का स्ट्रेस बोलोगे? व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस? हाइड्रोलिक। नॉर्मल में तो आएगा ही, नॉर्मल में भी हाइड्रोलिक, क्योंकि ये चारों तरफ से लगने वाला, नीचे से भी लग रही है फोर्स, ऊपर से भी लग रही है, तो एक समहाउ इट विल कॉज वॉल्यूम का चेंज। अगर कुछ प्रेस हो गया तो वॉल्यूम का चेंज ही आएगा ना वो, तो फिर तो ये हाइड्रोलिक में काउंट होगा। लेकिन एक बात सोचो, अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाता हूँ, ऐसे, तो तुम्हें लग रहा है इसका एज जो पहले सीधा था अब वो थोड़ा डिफॉर्म हो गया है। ये मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे, तो ये टेंजेंट, इसे बोलते हैं टेंजेंट के लॉन्ग लगने वाली फोर्स, तो वो टेंजेंशियल स्ट्रेस है। टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, समझ में आ गया? तो इसके लिए तुम डायग्राम इसी के नीचे जहाँ पे बनाया है यहीं पे एक डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि अभी हम दोबारा बनाएंगे नेक्स्ट उस पे टॉपिक में कि जब तुम फोर्स ऐसे लगाओगे तो दैट कैन कॉज अ चेंज इन शेप। एज एज डिस्प्लेस हो जाता है ना थोड़ा सा, तो उसको हम चेंज इन शेप, मैं दे देता हूँ, रुको। ठीक है, टेंजेंशियल वाली बात समझ में आ गई। बट मैथमेटिकल टर्म से बात करें तो ये भी फोर्स अपॉन एरिया ही तो है। स्ट्रेस है तो फोर्स अपॉन एरिया है, कुछ नहीं है ना? टाइप से हमें फर्क क्या पड़ रहा है? बस टाइप से हमें उसके फिजिकल उसका पता चल रहा है कि एक्चुअली क्या करने वाला है इससे, है ना? बट अदरवाइज होता तो फोर्स अपॉन एरिया ही है। समझ में आ गई बात? टेंजेंशियल स्ट्रेस को कभी कभी ना वर्ड शियरिंग स्ट्रेस भी यूज किया जाता है। शियरिंग स्ट्रेस, एक्चुअली शियर का मतलब ही होता है चेंज ऑफ शेप। शेप ही चेंज हुई है ना उससे, इस तरह की फोर्स से, तो इसको समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो बस नाम पता होना चाहिए वाली बात है, और कोई काम नहीं है। होती तो टेंजेंट के लॉन्ग वही वाली है। ठीक है, आगे चलें? आगे चलें, तो ये था स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, है ना? स्ट्रेस से होगा क्या? ये फोर्स लगा के हो क्या रहा है? हम कहेंगे कुछ ना कुछ चेंज आएगा, टॉपिक तो इलास्टिसिटी है, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, चाहे वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, चाहे लेंथ में चेंज आ रहा है, चाहे शेप में चेंज आ रहा है, जो भी है। तो जब हम चेंज की बात करते हैं तो हम नई टेक्निकल टर्म पे आ जाते हैं। ये था स्ट्रेस। स्ट्रेस डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो ये तो वो फोर्स है जो चेंज करेगी शेप, है ना? बट इसकी वजह से कितनी शेप चेंज हो गई उसको मेजर करने वाली टर्म होती है स्ट्रेन। जिसको डायमेंशन थोड़ी बहुत याद होंगी तो उन्हें याद होगा, स्ट्रेस भी हमने किया था डायमेंशन में, स्ट्रेन भी होता है डायमेंशन में, उस टाइम डायमेंशंस की जाती हैं इनकी। ठीक है ना? स्ट्रेन, तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन वर्ड यूज कर लो, कॉन्फ़िगरेशन वर्ड यूज कर लो, तो स्ट्रेन होती है चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। दिस रेशियो इज कॉल्ड स्ट्रेन। जैसे अगर कोई चीज इलोंगेट होती है तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अगर किसी का वॉल्यूम चेंज होता है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। मीनिंग समझ में आ रहा है? वो स्ट्रेन होता है। तो इसका मतलब स्ट्रेन शुड बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, इस तरह से आएगी ना इसकी वैल्यू। ठीक है, पता लग गया? इसकी अगर टाइप्स देखें तो इसकी टाइप्स में भी वही नाम आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किससे रिलेटेड है? लेंथ से रिलेटेड। लॉन्गिट्यूडनल वर्ड है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए कॉरस्पॉन्डिंग चीज जो होगी वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा, इसकी वजह से लेंथ में चेंज आ गया। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर्मूला वाइज क्या होना चाहिए? हम कहेंगे चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। भाई कोई वायर है, तुमने इसके नीचे लोड लगा दिया, तो क्या होगा? ये वायर मान लो थोड़ी खिंच गई, ठीक है ना? अगर ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है तो देयर इज सम चेंज ऑफ लेंथ,
तो दैट चेंज ऑफ लेंथ डिवाइड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ, द रेशियो इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये मीनिंग है, ठीक है ना? चेंज ऑफ लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यही अगर वर्ड में बोलूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो नाम में से ही नहीं पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा होगा। हाँ, हाइड्रोलिक स्ट्रेन बोल दो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज़्यादा बोला जाता है वैसे इसको। तो डेल्टा वी बाय वी, हाइड्रोलिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम को चेंज कर रहा होगा, ठीक है ना? ये एक नोट लिख लेना बस इसमें। तो इन केस ऑफ कंप्रेशन इसको माइनस ले लिया जाता है। भाई कंप्रेशन का मतलब क्या है? जहाँ पे तुमने चीज़ों को कंप्रेस कर दिया, तो कंप्रेस करोगे तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा। डू यू अंडरस्टैंड? कंप्रेशन का मतलब फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन इनिशियल वॉल्यूम, तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा। तो अगर डेल्टा वी नेगेटिव होगा तो एक नेगेटिव तुम भी लगा दो ताकि पॉजिटिव हो जाए, ये मतलब होता है। तो इसलिए वहाँ पे माइनस डेल्टा वी बाई वी कर देते हैं इन केस ऑफ कंप्रेशन, ठीक है? डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो वरना अदरवाइज होता तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ही है, बट एट टाइम्स यू विल सी कि ये माइनस के साथ यूज हो जाता है जहाँ पे वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है? बात समझ आ गई? चलें आगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाय वी, और तीसरी तरह का जो स्ट्रेन होता है वो होता है शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन अब ये क्या चीज होती है बता रहा हूँ। शियरिंग, शियरिंग वाला जो है टेंजेंशियल स्ट्रेस के केस में आता है, जहाँ पे हमारा एच डिफॉर्म हुआ था, है ना? यानी कि अगर तुम इसके लिए एक डायग्राम बना लो साथ साथ ही, क्योंकि ये डायग्राम से ही समझ में आएगा। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका लोअर एंड फिक्स है, लोअर एंड को मैंने स्टेशनरी किया हुआ है, और अपर एंड पे हमने एक फोर्स लगा दी। तो किस तरह की फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स है ना? इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से इसका ओरिजिनल एज मान लो ए है, ये साइड ए थी, लेकिन अब ये ऐसे डिस्प्लेस हो गई है, एच डिस्प्लेस हो गया इसका, एंड डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा ए, ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा ए है, ठीक है? तो एक्चुअली शियरिंग स्ट्रेन को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल थीटा, द एंगल बाय विच द बॉडी गेट्स डिफॉर्म्ड। इस ए का मतलब एंगल बाय विच द बॉडी इज डिफॉर्म्ड, नहीं ए का मतलब भी बताता हूँ मैं, थीटा बता रहा हूँ, ये तो एंगल बाय विच बॉडी इज डिफॉर्म्ड। ए इसका एज है और डेल्टा ए शिफ्ट इन द एज है। तो तुम्हें याद है एक फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, तो थीटा इस चीज को तुम नियरली इक्वल टू आर्क और इस चीज को रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि शियरिंग स्ट्रेन जो होता है इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल थीटा, कि ये बॉडी कितना डिफॉर्म हुई है, और थीटा की मेजरमेंट अपने आप में डेल्टा ए बाय ए हो सकती है, ठीक है ना? तो डायग्राम से पता चलेगा, बिना डायग्राम के नहीं पता चलेगा तुम्हें क्या मीनिंग है यहाँ पर चीजों का, ठीक है? क्योंकि अगर तुम टेक्निकली सोचो तो जब हमने एज को डिफॉर्म किया, क्या एज को डिफॉर्म करने से लेंथ चेंज हुई? क्या एज को डिफॉर्म करने से वॉल्यूम चेंज हुआ? हम कहेंगे ये दोनों नहीं चेंज हुई, चेंज सिर्फ शेप हुई है, यहाँ पर सिर्फ शेप में थोड़ा चेंज आया है, अदरवाइज और कोई चेंज नहीं आया इससे, है ना? तो शेप के चेंज को हम मेजर कैसे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा।
ठीक है, और यहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे, शियरिंग स्ट्रेन, विच इज अदरवाइज डेल्टा ए बाय। मीनिंग समझ में आ गया? आप सोच लो, बोल बताओ कोई बात। तो ये स्ट्रेन होता है, जैसे स्ट्रेस होता है वैसे ही स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस डिफॉर्म करेगा और कितना डिफॉर्म हो गया उसको रिप्रेजेंट स्ट्रेन करेगा। एंड किस फॉर्म में, चेंजिंग डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। मीनिंग समझ में आ रहा है, चेंजिंग डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन का। ठीक है, बताओ कोई बात, चले आगे, चलें आगे। हो सकता है, हो सकता है, हालांकि नॉर्मली क्योंकि केस होते नहीं है इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ती। वॉल्यूमेट्रिक में बहुत कॉमन होते हैं कंप्रेशन वाले केसेस, तो इसलिए वहाँ पे बहुत जगह तुम्हें लिखा ही नेगेटिव लिखा मिलेगा। बुक में देखोगे फॉर्मूला ही नेगेटिव के साथ देगा वो, हालांकि वो कंडीशनल है नेगेटिव, कि अगर कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव लिया जाता है। चलें आगे। There is a term called elastic limit. There is a term called elastic limit. ठीक है जी, तो ये क्या होती है इलास्टिक लिमिट, लिख लो। इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस up to which the body can regain its shape. The body can regain its shape. ठीक है, तो एक मैक्सिमम स्ट्रेस जहां तक बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर सकती है। अगर तुमने इससे ज्यादा फोर्स लगा दी तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जस्ट इमेजिन अ स्प्रिंग। हालांकि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये चैप्टर स्प्रिंग से रिलेटेड नहीं है। स्प्रिंग में भी होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, लेकिन स्प्रिंग की इलास्टिक प्रॉपर्टी मटेरियल की वजह से नहीं होती। स्प्रिंग की इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उसकी कॉइलिंग की वजह से, है ना। तो दिस चैप्टर इज टॉकिंग अबाउट इलास्टिसिटी एज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, नॉट फॉर स्प्रिंग। स्प्रिंग की तो कॉइल की वजह से है, लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी इमेजिनेशन थोड़ी स्प्रिंग के साथ रिलेट हो जाती है, हमने देखा हुआ है ना स्प्रिंग, है ना, तो इसलिए हम अक्सर एट टाइम स्प्रिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। बट ये एज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो खैर एनीवेज, जस्ट इमेजिन अ स्प्रिंग। तुम्हें पता है ना, स्प्रिंग को खींचेंगे वापस आ जाएगा, छोड़ेंगे तो, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा खींच देंगे तो वापस आएगा। हाँ, रबर में भी होता है। रबर में भी अगर तुम एक लिमिट से ज्यादा खींच दो तो ढीला ही हो जाता है, लूज ही हो जाता है ना। रबर इज वन ऑफ द वर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिसिटी, है, टूट भी जाता है, ठीक है ना। तो रबर, हमें लगता है रबर तो बहुत अच्छा इलास्टिक होता है, वो इसलिए क्योंकि वो आराम से स्ट्रेच हो जाता है, वापस भी आ जाता है। लेकिन अगर जब हम प्रॉपर्टी और मटेरियल की जब से पढ़ते हैं ना, तो ये क्योंकि रबर में स्ट्रेंथ नहीं होती, टूट भी तो जाता है। फिर हम इलास्टिक उसको बोलते हैं जो खींचे वापस आए लेकिन टूटे भी ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, टूट जाता है रबर बैंड, तभी तो रबर बैंड इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल, ये तो मैं बोल रहा था, है ना। लेकिन इलास्टिक लिमिट वाली बात समझ में आई कि एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी उस बॉडी में, ठीक है। तो हर सब्सटेंस की, हर मटेरियल के लिए एक लिमिट होती है कि ये इतना स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। जैसे हमारी भी तो होती है ना, कि हम इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकते, अब तो हम नहीं कर सकते, वी आर गोइंग, मतलब वी विल गो मैड आफ्टर सर्टेन पॉइंट, अब नहीं हो सकता इससे ज्यादा, है ना। तो वो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो किसी की आई है आज तक इलास्टिक लिमिट, किसी से लगा अब इससे ज्यादा तो हम नहीं हैंडल कर सकते, हो गया बस, चलो जो भी है, इलास्टिक लिमिट बात पता लगी। अब इसके बाद, ओ बेटे कौन बोला, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में एक ई भी आता है वैसे, हुक्स लॉ। तो इसमें लिख लो, विद इन इलास्टिक लिमिट
within elastic limit stress is directly proportional to strain. ये कहता है within elastic limit stress is directly proportional to strain. तो जब तक तुम इलास्टिक लिमिट में रहोगे स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब पता है ना, ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ फिर स्ट्रेट लाइन आएगा हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है ऐसा विद इन इलास्टिक लिमिट होता है, उसके बाद नहीं होगा। तो कैन वी से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट, डज इट इंप्लाइज दिस, ये चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। इस कांस्टेंट को कैपिटल ई से डिनोट कर देंगे, एंड इज कॉल्ड कोई नाम बताना चाहता है, किसका, क्या बोला, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। तो पॉपुलरली कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और अदरवाइज ऑल्सो कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की रेशियो को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। कांस्टेंट लिखा हुआ है वो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन द रेशियो इज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स तो बात अभी तक आई नहीं रही, सबको सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। हाँ हाँ, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, ये लिख रहा था मैं यहाँ पे। अरे कभी कभी कोई कोफिशिएंट बोल दे तो तुम्हें ये ना लगे ना कि कुछ नई सी चीज़ आ गई, पता होना चाहिए नाम बस। बाकी पॉपुलरली इट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ी, हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ी, फिर हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी टाइप्स होती है और ये डायरेक्टली उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होती हैं जो हमने वहाँ पे टाइप्स देखी थी, ठीक है ना। तो इसकी टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो वन बाय वन ही कर लेते हैं, खैर, क्योंकि अब इनसे यहाँ से थोड़ी डिटेल और कुछ न्यूमेरिकल आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी चाहिए बस, इतनी सी, बहुत थोड़ी सी कर दो यार। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ अलग पेज पे देख लेते हैं, चलिए आगे। तो इसकी टाइप्स की जब हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में सबसे पहले यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टर्म यही होती है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो इससे इसके सिंबल भी वाई दे देते हैं हम। ई तो जनरलाइज सिंबल था, अब इनके स्पेसिफिक सिंबल हैं अलग अलग टाइप के। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज रिलेटेड टू चेंज ऑफ लेंथ। हमने वहाँ किया था ना एक चीज, चेंज ऑफ लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल। तो जहां भी लेंथ से रिलेटेड बात होगी तुम यंग्स मॉड्यूलस यूज करोगे, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, तुम इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोल दो चाहे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नॉर्मल बोल दो, लॉन्गिट्यूडनल बोल दो, उनका भी कोई स्पेसिफिक नाम बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब जहां भी लेंथ में चेंज की बात होगी वहां पे हम यंग्स मॉड्यूलस यूज करेंगे। और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो ज्यादातर चीजें लेंथ से रिलेटेड ही होती हैं, ठीक है ना। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग अलग चीजों का अलग अलग होता है। y की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा इलास्टिक मटेरियल होगा, है ना। तो जब हम एज ए प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो मोर इज द वैल्यू ऑफ y, बेटर इज द मटेरियल इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो रबर के लिए इलास्टिसिटी यंग्स मॉड्यूलस बहुत कम होता है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इलास्टिसिटी अपने आप में। सबसे ज्यादा किसका होता है, स्पीड, स्टील। ओ बेटे क्या बात है, और ये क्या लिख दिया मैंने, स्त्री। देखी तो होगी ना सबने मूवी, हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है जी। तो सबसे अच्छा होता है इसमें स्टील। स्टील क्या चीज होती है, मैंने कभी बताया तुम्हें स्टील क्या चीज होती है, कोई एग्जांपल दो स्टील का। यूटेंसिल्स, कोई और एग्जांपल दो स्टील का।
प्रेशर कुकर जनरली एल्यूमिनियम के होते हैं, प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम के मटीरियल। रॉड कौन सी वाली रॉड? स्टील के जो स्केल होते हैं। ये इसने रॉड बोला, रॉड को थोड़ा सा अगर तुम स्पेसिफाई करो कौन सी कहाँ पे यूज होने वाली रॉड? बिल्डिंग्स में जो यूज होते हैं। तो मुझे एक बात हो, जो बिल्डिंग में मटेरियल यूज होता है वो और हमारे यूटेंसिल्स क्या वो सेम मटेरियल के होते हैं? तो देयर इज अ बिग डिफरेंस, यहां ध्यान रखो। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब व्हेन द वर्ड स्टील कम्स, है ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में यूटेंसिल्स आ जाते हैं। जबकि याद रखो यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है ना, सुना होगा वर्ड स्टेनलेस स्टील बोलते हैं उनको, वो स्टील नहीं होती। ठीक है, स्टेनलेस स्टील इज अ नॉन मैग्नेटिक थिंग, उस पर मैग्नेट भी नहीं चिपकता। तो स्टील क्या होता है? तो इसका आंसर ये है, जिस भी चीज को तुम समझते हो ना ये आयरन का है, वो स्टील का होता है, क्योंकि आयरन को प्योर फॉर्म में हम यूज ही नहीं करते कभी भी। ठीक है ना, तो हर वो चीज जिसको तुम कहते हो कि इट इज मेड अप ऑफ आयरन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्टील। नेल्स, बिल्कुल, नेल्स स्टील की होती है। नेल्स जो हम कहते हैं लोहे की होती हैं, आयरन की। रस्ट भी लग जाता है, ठीक है ना, रस्टिंग भी होती है, मैग्नेट से भी चिपकते हैं, एक्चुअली वो स्टील ही होता है, वो आयरन नहीं होता प्योर फॉर्म में। कोई भी चीज, ठीक है ना, जैसे तुम्हारे क्या कहते हैं पार्क की ग्रिल्स होती हैं, है ना, बाउंड्री आयरन की बनी होती है ना, हम कहते हैं आयरन की नहीं होती, वो स्टील होता है। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, जहाँ भी कभी कोई बिल्डिंग बनती है वहाँ पे तुमने देखा होगा बहुत सारे लोहे की चीज़ें यूज होती हैं, वो सारी स्टील होती है, वो लोहा नहीं होता। ठीक है ना, तो स्टील है क्या? स्टील इज एन अलॉय, ठीक है, जिसमें 99.9% आयरन है, तभी तो हम इसको आयरन बोल देते हैं। एक्चुअली स्टील इज 99.9% आयरन विद 0.1 या इससे भी कम % ऑफ कार्बन, ये स्टील होता है। तो तुम्हें ये भी थोड़ा सा अपने माइंड में क्लियर करना चाहिए कि स्टील और स्टेनलेस स्टील अलग बात होती है, आयरन तो हम कहीं यूज ही नहीं करते। ठीक है ना, क्योंकि आयरन ब्रिटल होता है, आयरन की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, स्टील की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ 0.1% कार्बन इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। ठीक है ना, आयरन की एक रॉड, आयरन की एक रॉड जितना मर्जी उसको हिट कर लो आराम से टूटेगी नहीं, वो बैंड हो जाएगी, टूटेगी नहीं आराम से वो, जबकि स्टील टूट जाएगा। स्टील ऐसी चीज़ है टूट जाएगी हिट करने पे, तो ये फर्क होता है। आई मीन उल्टा बोल गया यार मैं कुछ, मैं उल्टा बोल गया, स्टील टूटेगी नहीं, स्टील बैंड हो जाएगी, आयरन, हाँ आयरन टूट जाएगी, आयरन ब्रिटल होता है। ठीक है ना, स्टील टूटता नहीं है, स्टील बैंड हो जाता है। इसीलिए क्योंकि स्टील के अंदर बहुत अच्छी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए वो सारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है। ठीक है ना, अब तुम जिस फ्लोर पे हो, इस फ्लोर का, ये फ्लोर का भी जो भी छत जली हुई है वो किस चीज की बनती है ना, लेंटर कहते हैं इसको। उसमें बहुत सारे तुम्हारी आयरन की रॉड्स वगैरह मटेरियल यूज होता है। क्या वो आयरन होता है? वो स्टील होता है ना। वो क्यों डलता है? ठीक है, वो इसलिए जलता है कि इसके ऊपर जितना भी लोड पड़ेगा उस लोड से क्या होगा, वो बैंड तो हो जाएंगी थोड़ी सी, ठीक है ना, बैंड हो जाएंगी, लोड हटते ही वापस सीधी हो जाएंगी, बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की, इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ये बैंड होके वापस अपनी पोजीशन को रिस्टोर कर लेगी, लेकिन डिफॉर्म नहीं होगी इतनी जल्दी से, क्योंकि डिफॉर्म हो गया फिर तो स्ट्रक्चर ही डिफॉर्म हो जाएगा, है ना। तो अगर तुम इलास्टिक लिमिट से बाहर चलेगा उस मटेरियल की, तो फिर तो स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर देगा। तो जितने ब्रिजेस, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो सब लोड को माइंड में रख के कि इतने लोड बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। और कहाँ यूज होती है स्टील? लिफ्ट, क्रेन, है ना, उनकी जो रोप होती है जो एक्चुअली लिफ्ट कर रही होती है, देखा है कभी? ये तो पता है, रोप होती है, हाँ, हुक होता है, हुक किसी रोप जैसी चीज से नहीं कनेक्ट होता, वो रोप किस मटेरियल की होती है? वो स्टील की होती है, ठीक है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वहां पे स्ट्रेंथ थोड़ी चाहिए, ठीक है ना। तो पता लगा, स्टील इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। याद तो हमें उसकी भी इलास्टिसिटी नहीं करनी क्योंकि गिवन होती है क्वेश्चन में, बट स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वैसे ये होता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होगी? ऊपर स्ट्रेस है, नीचे स्ट्रेन है, स्ट्रेस प्रेशर होता है, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है,
तो यूनिट तो प्रेशर वाली हो जाएगी, तो इसकी भी यूनिट प्रेशर वाली हो जाएगी, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। तो यंग्स मॉड्यूलस फॉर स्टील इज दिस, ये मैं जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ, याद नहीं रखना होता हमें, गिवन होता है, स्टील की सबसे ज़्यादा है, मतलब इसके ज़्यादा होने की वजह से ही स्टील इज यूज्ड इन एवरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, रोप ऑफ क्रेन्स, लिफ्ट, सब इसी मटेरियल की बनती है। क्योंकि क्या होगा, तुम इसमें मान लो 10,000 kg का लोड तुम इससे लिफ्ट कर रहे हो, ट्रक उठा रहे हो, उससे क्रेन जो होती है ट्रक को भी तो उठाती है, ठीक है ना, ट्रक को उठा रहे हो, तो क्या होगा, ये खिंच जाएगी, उससे जो रोप है उसकी वो थोड़ी सी इलोंगेट हो जाएगी, और जब तुम वापस छोड़ दोगे वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ डिफॉर्म हो गई तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, फिर जब तक वो अपनी इलास्टिक लिमिट में है खींचेगी, वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, फिर तो यू कैन यूज इट अगेन, खराब थोड़ी हो गई वो फिर। लेकिन जिस दिन तुमने उसको इतना खींच दिया कि वो डिफॉर्म ही हो गई, तो क्या उसमें वो स्ट्रेंथ रह जाएगी जो पहले थी, स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी उसकी, उस दिन फिर वो अनसेफ हो जाएगा, फिर नहीं यूज़ कर सकते उसको दोबारा, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें बदलनी भी पड़ती हैं फिर ये चीज़ें, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यंग्स मॉड्यूलस, मीनिंग समझ में आया। क्या हम इसको फॉर्मुलाइज कर सकते हैं, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल लॉन्गिट्यूडिनल वाला, ये लो यंग्स मॉड्यूलस फॉर्मुलाइज ऐसे हो जाएगा, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ही तो है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल होता है, सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर चली जाती है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसके हमें न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं, न्यूमेरिकल करें अभी, आज तुम्हें टाइप भी बता देता हूँ, है ना, पहले टाइप्स कर लेते हैं फिर न्यूमेरिकल इकट्ठे कर लेंगे, पता लग गया। तो ये था यंग्स मॉड्यूलस। अगली टाइप का नाम होता है बल्क मॉड्यूलस। और ये क्या होगा, देखो एनसीईआरटी में शायद बी से डिनोट कर रखा है, कैपिटल बी से, ज़्यादातर बुक्स में कैपिटल बी से होता है, एसएल अरोड़ा ने इसको के से डिनोट किया हुआ है, तो इसलिए कोई बहुत स्टैंडर्ड सिंबल नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन हम बी से ही कर रहे हैं बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस, या नॉर्मल की कौन सी टाइप, जो वॉल्यूम में चेंज करे, हाइड्रोलिक, तो नॉर्मल स्ट्रेस कह लो चाहे हाइड्रोलिक स्ट्रेस कह लो उसको, स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये वो चीज़ है जो वॉल्यूम में चेंज करेगी, यंग्स मॉड्यूलस लेंथ में चेंज कर रहा था, है ना, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर्मुलाइज करोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तुम्हारा डेल्टा वी बाय वी हो जाएगा, और अगर ये कंप्रेशन का केस है तो नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा वी बाय वी नेगेटिव होता है ना फिर कंप्रेशन वाले केस में, तो इसलिए ज़्यादातर तुम देखोगे वी माइनस लिखा होता है इसमें, ठीक है, माइनस नहीं होगा अगर कंप्रेशन नहीं है तो, बाकी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाओगे चल जाएगा, ठीक है ना, मतलब है नहीं लगाया कोई तरह फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइनस साइन से। तो बल्क मॉड्यूलस डायमेंशन यूनिट क्या होगी इसकी, क्या होगी, प्रेशर वाली, क्योंकि स्ट्रेस तो प्रेशर होता है और स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, जो मर्जी टाइप हो, फर्क क्या पड़ता है ना, नाम से फर्क कहाँ पड़ रहा था, सिर्फ ये क्या कर रहा है, मैथमेटिकल तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा इसमें, हर तरह का स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, और हर तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन तुम्हारा डायमेंशन लेस होता है, तो इसकी भी यूनिट प्रेशर वाली आएगी, तो पता लग गया बल्क मॉड्यूलस। एक चीज यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी भी होती है, कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, बल्कि हम तो इसको के से डिनोट करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, तो कहीं कहीं वर्ड कंप्रेसिबिलिटी यूज होता है, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, दैट्स ऑल। ठीक है,
नेक्स्ट पे भी चलें, टाइप सारी खत्म करते हैं। नेक्स्ट हमारी तीसरी टाइप होती है, तीसरी टाइप को बोलते हैं shear modulus of elasticity। shear modulus of elasticity also called modulus of rigidity, this is also called modulus of rigidity। तो इसी का ही नाम है, shear modulus कह लो चाहे modulus of rigidity कह लो। इसका सिंबल ये होता है, ये सिंबल किसका होता है पता है? ये क्या सिंबल होता है, क्या बोलते हैं? ईटा, वेरी गुड। इस सिंबल को बोलते हैं ईटा, ईटा। एन जैसा होता है ये, थोड़ा नीचे से एक्सटेंड कर देते हैं, तो कई जगह यूज होगा। तो रिजिडिटी के लिए या shear मॉडुलस के लिए नॉर्मली एक स्टैंडर्ड सिंबल की तरह यूज होता है। और ये कौन सी वाली रह गई अब हमारी? टेंजेंशियल वाली, टेंजेंशियल स्ट्रेस टू shearing स्ट्रेन। ठीक है ना? तो स्ट्रेस तो एनीवेज फोर्स अपॉन एरिया होगा, स्ट्रेन हमारा इसमें थीटा होता है, थीटा को तुम डेल्टा ए बाय ए डायग्राम के अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है ना? यूनिट इसकी भी वही है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एक चीज़ और नोट कर लो बल्क मॉडुलस में, क्योंकि एट टाइम्स क्वेश्चन इस तरह के होते हैं। ये जो फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर भी होता है, तो ये जब चारों तरफ से फोर्स लगती है ना, तो इसको बहुत बार वो प्रेशर ही कह देता है, मतलब ले ही प्रेशर लेगा, तो प्रेशर ही ले लो तुम भी इसमें। तो फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर या चेंज ऑफ प्रेशर लेते हैं, फोर्स अपॉन एरिया को चेंज ऑफ प्रेशर भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो डेल्टा पी बाई वी माइनस है तो अगर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ भी बताता हूँ, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ इसका, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ना हम इसको फोर्स अपॉन एरिया ना लेके चेंज ऑफ प्रेशर की तरह ले लेते हैं बस। तुम्हें थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पता होगा, थोड़ा बहुत पता है ना, एटमॉस्फेयर एक्सर्ट सम प्रेशर। तो अगर एक जैसे प्लास्टिक की बॉटल है बिस्लरी की, दिखाना भाई किसके पास थी, खाली है भरी हुई है? अरे बेटे खाली लेके घूम रहा है तो ये तो हमारा कंप्रेस कर दूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑब्वियसली ये तो होनी तो नहीं चाहिए। चलो जैसे भी है, वॉट एवर, ठीक है ना। मैं कुछ बता रहा था, भूल गया। हाँ जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये अगर हम एज सच देख रहे हैं तो इसकी ये शेप मेंटेन्ड है। क्यों है मेंटेन्ड? क्योंकि हम कहेंगे बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो उसको प्रेस कर रहा है हर तरफ से प्रेस कर रहा है, तो किस तरह का स्ट्रेस है? हाइड्रोलिक, हर तरफ से प्रेस कर रहा है ना, हाइड्रोलिक स्ट्रेस मानोगे अगर तुम इसे, ठीक है। लेकिन ये डिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा उसकी वजह से? क्योंकि हम कहेंगे इसके अंदर भी तो एयर है, अंदर भी तो एटमॉस्फेयर है, तो अंदर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, बाहर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शेप मेंटेन्ड है, नेट प्रेशर जीरो। नेट तो जीरो हो गया ना, फिर बैलेंस हो गए दोनों तरफ से, है ना। ये डिफॉर्म कब हो जाएगा? जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूंगा, जब मैं प्रेशर लगाऊंगा तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इस चीज़ की बात करूंगा, कुछ डिफॉर्मेशन की या किसी भी चीज़ की बात करूंगा, तो इम्पॉर्टेंट क्या है? मैंने कितनी फोर्स लगाई, मैंने कितना प्रेशर एक्स्ट्रा लगाया। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं चेंज ऑफ प्रेशर। इसे भाई डिफॉर्म कौन करेगा? ओरिजिनल प्रेशर में तो एटमॉस्फेयर भी इंक्लूड हो रहा है, बट क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको डिफॉर्म कर रहा है? नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? जितना प्रेशर मैंने एक्स्ट्रा लगाया। तो अगर मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया तो ये डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको डिफॉर्म करने में मुझे फोर्स अपॉन एरिया की जगह चेंज ऑफ प्रेशर लेना चाहिए। बात समझ में आती है कि नहीं आती? इसलिए ले रहे हैं, इसलिए डेल्टा पी लेते हैं, कितना एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया जिसकी वजह से डिफॉर्म हो गई, ठीक है। पता लग गया? चलें आगे, ठीक ठाक सी है। ओके, क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये पहले इसके क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर मैक्सिमम नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। सॉल्व हमारा लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। पार्ट 2 बहुत ज़्यादा इजी है पार्ट 1 से। पार्ट 2 में अगर हम टेक्निकलिटी की बात करें ना, तो टेक्निकल चैप्टर सिर्फ लास्ट के 2 आते हैं, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, जहाँ पे तुम्हारा थोड़ा टेक्निकल पॉइंट रहते हैं, वरना तो थियोरेटिकल और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी होंगे, वो बिल्कुल सिंपल,
फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया। अब वो चीज़ें नहीं है जहाँ पे तुम्हें बहुत सारे फोर्सेज लगानी और कॉन्सेप्ट लगाने हैं, उन सब चीज़ों से बाहर आ चुके हो। सेकंड टर्म में बहुत कम यूज़ होने वाली है वो सब चीज़ें। नहीं नहीं, पार्ट टू ज़्यादा मार्क की जाएगी पेपर में। हालांकि जिसके जिसके पेपर में पूरा कोर्स आता है, मोस्टली आता ही होगा, है ना, तो फाइनल में अगर पूरा कोर्स आता है तो उसमें सब चीज़ें फिर ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि फिर वो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम को फॉलो करते हैं। तो उसमें तो हर चैप्टर की फिर मोर और लेस जो वेटेज गिवन है फिर वो है ही, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भाई सीबीएसई का देख लेना कितना डिलीट है, मुझे लगता है इसमें कुछ डिलीट होगा, पता नहीं, बाकी एक बार देखना पड़ेगा फिर तो। ओके चलें आगे, क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक स्टील वायर है, इसकी लेंथ 2 मीटर है, यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10⁻11, ये गिवन है हमें, एंड a load of 50 kg attached to it, ठीक है। the radius of the wire is 2 mm, ये सब चीजें गिवन है। रेडियस ऑफ द वायर इज 2 mm, रेडियस समझ में आ रहा है ना, मतलब क्रॉस सेक्शन वाइज देखो तो सर्कल ही होगा इसका, तो रेडियस 2 mm है, लेंथ 2 मीटर है। अरे सबको 2 ही ले लिया मैंने, तो कुछ और ले लो, सारी चीजें 2 ना लेके 3 ले लो इसको, ठीक है ना। वेट 50 kg लगा दिया, तो फाइंड इलोंगेशन इन द, फाइंड इलोंगेशन। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। क्या लग रहा है तुम्हें, क्या करें, क्या करें? हम कहेंगे लेंथ में चेंज आ रहा है ना, तो व्हेन लेंथ में चेंज आ रहा होता है तो वी विल यूज यंग्स मॉडुलस। वैसे भी दे रखा है तो हमें आइडिया लग गया, जो दे रखा है वही यूज हो रहा होगा। तो यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन यंग्स मॉडुलस इज फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ टू लेंथ। हमें क्या निकालना है, हमें वाई दे रखा है, डेल्टा एल निकालना है। डेल्टा एल ऊपर ले जाओ, वाई नीचे ले आओ। डेल्टा एल हमें फाइंड करना है, फोर्स अपॉन एरिया वाई इंटू एल। फोर्स कितनी हो गई, फोर्स हो गई वेट एम जी के इक्वल 500, जी को 10 ले लूँ तो फोर्स तो इसकी एम जी हो गई ना, डाउनवर्ड खींचने के लिए फोर्स तो एम जी लगेगी। फोर्स एम जी, लेंथ 2 मीटर, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया लोगे इसमें, तो पाई को चाहे पाई रहने दो फिलहाल। और रेडियस कितनी है 3 mm, mm का मतलब -3 स्क्वायर, तो पाई इंटू 9 10⁻⁻6 इंटू यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस इज 2 इंटू 10⁻11। ये कैलकुलेशन करनी है, इसको चाहे 22/7 लेना सॉल्व करने में। तो थोड़ी कैलकुलेशन वाइज कह लो कि वैल्यू थोड़ी ऐसी है कि हल्का सा तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा थोड़ी है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है, इतना तो कर सकते होगे मेरा ख्याल, ठीक है जी। तो ये डेल्टा आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इस तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है। चले आगे, एम जी 15 टू जी, फोर्स ले रहे हैं ना, फोर्स तो फोर्स तो एम जी लेंगे उसका वेट, ठीक है। एम जी इंटू एल, क्या क्योंकि ऐसा यूनिट लोगे तो न्यूटन लेते हो ना, फोर्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन लेते टाइम, तो फिर वेट लेते हो, वेट न्यूटन में लिया जाता है, किलोग्राम में नहीं लिया जाता। एम जी कर देते हैं ना वेट को, फिर तो जी से मल्टीप्लाई करके तो फिर न्यूटन हो जाता है। ऐसा यूनिट तो न्यूटन होती है ना फिर, वरना तुम्हें किलोग्राम की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, वो फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर हमें पता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, किलोग्राम की टर्म में तो निकाल लो, फिर क्या होगा पता नहीं क्या यूनिट होगी फिर।
ठीक है, एसी बंद कर दो भाई, अब तो वैसे भी फिनिश हो जाएगी। एसी का रिमोट कहाँ होता है या कहीं? ओ हो गया ना। चले आगे। इसे हम बोलते हैं कंपोजिट वायर। कंपोजिट वायर का मतलब है सम पार्ट ऑफ द वायर इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल, और उसके बाद ये इट इज मेड अप ऑफ सम डिफरेंट मटेरियल। एक ही वायर में दो अलग अलग मटेरियल यूज हो रहे हैं। तो सपोज 3 मीटर लेंथ इसकी स्टील की है और इसके बाद 2 मीटर लेंथ इसकी कॉपर की है, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस फॉर स्टील 2 × 10⁻11 गिवन है। यंग्स मॉड्यूलस फॉर कॉपर 1.1 10⁻11, मुझे याद नहीं, हालांकि मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, शायद यही होता है, ठीक है ना। तो खैर हमें याद भी नहीं करना होता, गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है। ये गिवन है। यहाँ नीचे एक काम करते हैं, इस बार 100 kg वेट लगा देते हैं। इसकी लेंथ, अच्छा लेंथ मैंने दे दी है, और हमें गिवन है टोटल एक्सटेंशन इन वायर। ये यार क्वेश्चन वैसे ना मुझे कहीं से स्टैंडर्ड लेना चाहिए था, मैं खुद ही बना रहा हूँ इसको, तो गड़बड़ हो सकती है क्वेश्चन के अंदर। टोटल एक्सटेंशन इन वायर इज 10 सेंटीमीटर। अब ये मैंने थोड़ी रैंडम सी वैल्यू ले ली है, देखा जाएगा जो होगा। टोटल एक्सटेंशन ऑफ वायर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो अगर टोटल एक्सटेंशन इतनी है तो फाइंड इंडिविजुअल एक्सटेंशंस। तो फाइंड डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2 इंडिविजुअली, दोनों के अपने अपने एक्सटेंशन कितने होंगे। कॉपर, क्वेश्चन कुछ ढंग से मुझे बना हुआ लग नहीं रहा, बट फिर भी चलो ट्राई वो कर तो सकते ही है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा। तो हमें कंपोजिट वायर का मतलब सम पार्ट इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल एंड सम पार्ट इज मेड अप ऑफ सम अदर मटेरियल। डेल्टा L2, डेल्टा L1, डेल्टा L2, फाइंड डेल्टा L1 एंड डेल्टा L2। 1.1 10⁻11, 2 × 10⁻11, स्टील कॉपर, यंग्स मॉड्यूलस फॉर स्टील, यंग्स मॉड्यूलस फॉर कॉपर, ऐसे करके लिखा हुआ है। क्या करोगे? हम कहेंगे डेल्टा L जो होता है वो होता है फोर्स। अच्छा, इसकी वायर का एरिया भी तो दिया होना चाहिए, इसका एरिया गिवन ले लो। एरिया दोनों का सेम है, 3 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया। एरिया ही दे रखा है, इस बार मैंने रेडियस भी नहीं ली, डायरेक्ट एरिया। तो मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? -3 -x स्क्वायर भी तो है। मिलीमीटर को मीटर करने के लिए 10⁻³ करते हैं, लेकिन ये मिलीमीटर स्क्वायर है, तो 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट तो ऐसे यूज कन्वर्ट होगी ना। तो फोर्स अपॉन एरिया y × L, ये होता है ना फॉर्मूला। डेल्टा L अगर उधर ले जाए तो उसी फॉर्मूले में से, तो ये हम अलग अलग डेल्टा L1 और डेल्टा L2 दोनों के लिए लगा दें, है ना। फोर्स दोनों के लिए सेम आएगी, 1000, 100 kg का वेट दोनों पे अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स 1000 होगी। एरिया वही होगा, कितना एरिया? 3 × 10⁻⁶, है ना। यंग्स मॉड्यूलस, पहले मैं काम करता हूँ L1 किसके लिए ले रहा हूँ? स्टील के लिए, तो डेल्टा L फॉर स्टील। तो यंग्स मॉड्यूलस और इनटू लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी? तो 3
3 से 3 कट गया, -6, ये 5 रह गया, 5 और 3 भी कट गया, 2 रह गया, 10 के बाद 2, तो ये 100/250 आ गया। तो मैं वही कर था ना, गड़बड़ हो जाएगी। ये 50 मीटर तो यही हो गया ये क्या हुआ, मीटर में कैसे आ गया यार इतना ज़्यादा? चेक करो इसको ज़रा, कहाँ गड़बड़ हुई। फोर्स मैंने ले ली 1000 है ना, फोर्स इंटू लेंथ, और ये क्या हुआ, यंग्स मॉड्यूलस, नहीं ये क्या है, एरिया, एरिया मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस। तो -6, 11, 5, 5 में से भी 3 गए, 2, अच्छा 2 ऊपर आके -2 होगा यार, -2 होगा, 10 जो है 2 है ना, डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर जाके तो -2 होगी। कोई मैं कह रहा था इतना ज़्यादा कैसे आ गया है, यानी कि 0.01 डिवाइड बाई 2, तो 0.005 मीटर, यानी 5 mm, डेल्टा एल आया 5 mm। ठीक है, मुझे कुछ और चीज़ भी मिसिंग देनी चाहिए थी। चलो डेल्टा L2 आ जाएगा सेम वे में, तो वैसे ही आ गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, टोटल एक्सटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है फिलहाल। ठीक है ना, तो इस चीज़ को देने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं वैसे ही कह रहा था कि ये चीज़ गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये 5 mm एक्सटेंड हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर देने का कोई मतलब ही नहीं है, कम हो रही है ना एक्सटेंशंस। तो नॉर्मली ये थोड़ा कैलकुलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए था, रैंडम नहीं ले सकते थे इसको। खैर डेल्टा L2 निकाल सकते हो, उसमें निकल ही जाएगा, सेम ही करेंगे बिल्कुल। तो डेल्टा L1 भी आ जाएगा, डेल्टा L2 भी आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा ये मैंने बंद कर दिया था, चलो ठीक है।